माननीय रक्षा मंत्री जी ने इतना विस्तार से आर्थिक विषयों में, राजनीतिक संबंधित विषयों में प्रस्ताव हमारे सामने रखे हैं, मगर इसमें मैक्रो इकोनॉमिक विस्तार से वाइडर इकोनॉमिक विषय में और ग्लोबली हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर क्या चिंता है, लोगों के मन में क्या सोच है, इसके ऊपर एक आध शब्द मैं रखना चाहती हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। भारत की इकोनॉमी, जैसे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, भारत के इकोनॉमी 10वीं स्थान से अभी 5वीं स्थान पहुंच गया है और स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है। वी आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज बिकॉज आपके संज्ञान में विषय है, जापान भी, जर्मनी भी, यूके भी आज रिसेशन के ओर जा रहे हैं। जब पूरे दुनिया में रिसेशन का डर है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रेट था और उससे कम करने में उनको डर लग रहा है और इसके कारण पूंजी निवेश उन देशों में से निकल करके बाहर आ रही है। When their economy is undergoing recession, the world is looking for economies which are growing. And who better than India, under the leadership of Prime Minister Modi, which is growing at the fastest pace. So the investments which are not wanting to be in those economies, which is now going through recession, want to come to India. So that is one feature of what has been achieved in the last 10 years. Fragile economy, bottom से 5वीं स्थान में जो इकोनॉमी था, उसको ऊपर से 5वीं स्थान पर ले आए माननीय प्रधानमंत्री जी। इसका रिकग्निशन पूरे दुनिया में हो रही है। सेकेंड इंडिकेटर मैं बोलना चाहती हूँ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए। जब 2014 में माननीय मोदी जी सरकार बनाए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $300 बिलियन था, मगर आज $600 बिलियन पार करते हुए वी आर समवेयर इन 650-620 बिलियन US. It is not an easy achievement to have a forex come up to that level. And this is despite COVID. COVID के काल भयंकर घटना होने के बाद भी हमारे foreign exchange reserve has gone up. Third, FDI, foreign direct investment into India. This has been really growing very fast and very high. I want to say that it was 10 years में, जब 2014 में हम देखेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत देश के अंदर जो पूंजी निवेश आता था, it was only in the range of $300 billion US, मगर आज $600 billion को पार करते हुए हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रही है। बहुत सारे सॉवरेन फंड्स भी हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और इससे हमारे ताकत क्योंकि है हमारे हाथ में, माननीय मोदी जी हमारे नेबरहुड में देश, बहुत सारे छोटे देश जिनका आर्थिक दिक्कत में है, उनको भी मदद कर पा रहे हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं और उन देशों में हमारे देश के ऊपर इतना गुडविल बढ़ा है तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छा हमारे हाथ में है, इसी के कारण उनको हम मदद कर पा रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, मैं ये विषय ज़रूर बोलना चाहती हूँ, इस प्रस्ताव में विषय नहीं है, मगर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, जो मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स माना जाते हैं, उन बैंकों में आज इतना हमारे देश के ऊपर रुचि है, वो हमारे देश में प्रोजेक्ट्स लेकर के इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। They are looking for good projects all over the world. But what appears in India as good projects is something which impresses them. So ADB wants to undertake projects in India. New Development Bank wants projects in India. That is because Indian economy is today assessed as being very strong. So multinational banks सब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। मॉर्गन स्टैनली और उनके इंडिसेस के बारे में हमारे अध्यक्ष जी भी बात किए, माननीय राजनाथ जी भी बात किए, मगर उस इंडिसेस के भारत उसमें जोड़ने के कारण
क्या लाभ हमें मिलने वाले हैं? लाभ जरूर मिलने वाले हैं. What is the benefit we'll get by getting into Morgan Stanley index, or sooner we will be getting into Bloomberg index also? What is the benefit that India is likely to get out of it? We are likely to get at least $25 billion in the next 2 years as investment naturally flowing into India. भारत के अंदर इस इंडिसेस में हमारे नाम जोड़ने के कारण $25 बिलियन तक अगले 2-3 साल के अंदर पूंजी निवेश भारत देश में आने का पूरा संभावना है. अगले पॉइंट में बोलना चाहती हूं, रेमिटेंसेस. जो भारत देशवासी बाहर रहते हैं उनका अच्छा काम में वो लगे हुए हैं, उनके हाथ में जो पैसा है वो वापस इस देश में जब रेमिटेंसेस के नाम पर आते हैं उसको हम हमारे देश के भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं. 2022 कोविड के बाद उस नंबर $100 बिलियन तक पहुंचे. आज वो 125 बिलियन तक पहुंचे हैं. सबसे दुनिया में लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री अगर कोई है वो भारत देश है. मैं इस विषय को इसीलिए मैं कह रही हूं क्योंकि कोविड के समय हमें इतने सारे लोग सुझाव दिए, आप प्रिंट करो नोट, करेंसी नोट प्रिंट करके आप सभी लोगों के हाथ में पैसा रखो. माननीय मोदी जी ने उस समय प्रिंट करने का अच्छा सुझाव नहीं था, मगर फिर भी उनको सुनने के बाद भी उस रास्ते पे ना चलते हुए टारगेटेड बेनिफिट सब लोग को दिलवाने के लिए हर कदम उठाए. उसके कारण आज बाहर हम कोविड से निकल गए हैं. टारगेटेड schemes have benefited India in speedy recovery, and that is the way in which this strength of remittances or this strength of investment is happening in this country. Again, one comparison. हमारे देश का ताकत को समझने के लिए एक और विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ. इन 10 साल में हमारे आर्थिक व्यवस्था सुधारने के कारण हमारे बैंकों ने आज प्रॉफिट कमाने के कगार पर आ गए हैं. मेनी आर अर्निंग प्रॉफिट्स. मगर 1 मिनट आप पूरे दुनिया से कंपेयर करिए. यूएस में बैंक्स पूरे फट हो गए हैं. दे बिकम एब्सोल्युटली पॉपर्ड. बैंक्स आर ब्रोकन डाउन. स्विट्जरलैंड में बैंक ब्रोकन डाउन. स्विट्जरलैंड को हम मानते थे बड़ा बैंक्स उधर हैं, उनका बैंक भी कोलैप्स हुआ है. मगर भारत देश में कोविड से पहले भी कोविड के बाद में भी बैंक कोलैप्स नहीं हुआ और बैंक एक को दूसरे सपोर्ट करके आज सभी बैंक भारत में, ये विषय मैं आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं और इसको आप आगे चल करके बूथ स्तर पर भी बोलना चाहिए कि हमारे मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी माननीय मोदी जी के